अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। जिस ईटीएफ की आज आपसे मैं बात करने वाला हूं, इसने पिछले साल हर $100 की इन्वेस्टमेंट पे $28 का मुनाफा दिया। अगर लंबे अरसे में भी इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो औसतन हर साल इसने तकरीबन 9% सालाना ग्रोस प्रॉफिट दिया है पिछले 10 सालों में, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। मैं बात कर रहा हूँ आई शेयर्स MSCI वर्ल्ड इस्लामिक या ISWD ETF की। ये ब्लैक रॉक का ETF है और ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस वक्त जो मेरी ऐप है उसके अंदर इनफैक्ट जनरली भी अगर आप इंटरनेट स्कैन करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हलाल ETF है। और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स फॉर मुस्लिम इन्वेस्टर्स जो कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डेवलप मार्केट के अंदर यानी अमेरिका और यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जापान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। ये ETF ट्रैक करता है MSCI वर्ल्ड इस्लामिक इंडेक्स को, जिसमें ऐसे स्टॉक्स शामिल नहीं हैं जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। मसलन अल्कोहल के बिजनेसेस हो गए, गैमलिंग के बिजनेसेस हो गए या कन्वेंशनल बैंक्स हो गए। इनफैक्ट इसके अंदर ब्लू चिप कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, मसलन टेस्ला हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एक्सन मोबिल हो गई, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गई। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड देने की सलाहियत रखती हैं। ये उन स्टॉक्स को ट्रैक करता है। इससे पहले कि हम मज़ीद तफसील में जाएँ इस ETF की, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इस्लामिक या हलाल फ़ंड या हलाल ETF या म्यूचुअल फ़ंड किस तरह से काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू किया था अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के फॉर्मर CEO शुएब साहब का। थोड़ा पुराना इंटरव्यू, बट उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी। चलें सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो इस्लामिक यानी शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें और नॉर्मल जो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या बुनियादी फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि जो आप इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर लें या स्टॉक फ़ंड की बात कर लें, तो ऐसे शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं जिनका बुनियादी कारोबार हलाल हो। जैसे अगर इसका कारोबार इंटरेस्ट बेस्ड है या अल्कोहल बेस्ड है, तो इस तरह की कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दायरे के बैंक में पैसे रखती हैं। एक टेक्सटाइल कंपनी, एक सीमेंट कंपनी, उसका बिजनेस में कोई मसला नहीं, हलाल बिजनेस है, लेकिन अगर उसने कुछ पैसे सरप्लस हैं वो बैंक में रख दिए, और अगर कन्वेंशनल बैंक में रख दिए तो उसके ऊपर उसको सूद मिलेगा। अब वो सूद का जो सेक्शन पोर्शन है वो हलाल नहीं है, तो उसकी फिर प्योरीफिकेशन का मेथड होता है। तो जो इस्लामिक फंड्स हैं वो प्योरीफिकेशन करते हैं, जो भी मुनाफा आता है इन्वेस्टर को बता देते हैं कि भाई इतना पैसा जो है वो आपका हलाल तरीके से आया, बल्कि ना सिर्फ बता देते हैं बल्कि इस तरह की जो आमदनी आती है उसको अलग मना कर देते हैं और वो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं करते, उसको चैरिटी में दे दिया जाता है। बैक टू द टॉपिक नाउ। सो ISWD ETF का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो सेक्टर वाइज एलोकेशन को अगर आप देखेंगे तो 38% जो है इसकी होल्डिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के अंदर है। सो ऑब्वियसली ग्लोबल इकॉनमी के साथ काफ़ी लिंक्ड है। और 18% जो है यानी पाँचवा हिस्सा आप तकरीबन कह सकते हैं इसका टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर है। 10% माइनिंग स्टॉक्स के अंदर है। फिर और भी हैं जिनके अंदर कम एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी सेक्टर है। और अगर हम जोग्राफिकली बात करें कि दुनिया के किन किन रीजन्स में ये कंपनीज़ हैं जो इसकी होल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं, तो सबसे बड़ा शेयर नॉर्थ अमेरिका 62%। अगेन अमेरिकन कंपनीज़ होंगी, ज़्यादातर कैनेडियन हो सकती हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जी आपका यूरोप, तकरीबन 20% करीब, टू बी प्रिसाइज 19% यूरोपियन स्टॉक्स हैं। फिर जापान आता है तीसरे नंबर पे, जिसमें तकरीबन कह लें 7.5% होल्डिंग जापानीज़ कंपनीज़ में है। फिर यूके आ जाता है, जो यूरोप में बात कर रहा था उसमें यूके इंक्लूड नहीं था, यूके अलग से इन्होंने दिया हुआ है तकरीबन 3% के करीब। और फिर दूसरे रीजन आ जाते हैं एशिया वगैरह। और ये तकरीबन 390 कंपनीज़ हैं जो इस ETF के अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर लार्ज और मिड कैप हैं, ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में हैं। और इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स, कुछ के नाम मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें टेस्ला है, ऊबर है, माइक्रोसॉफ्ट है, AMD है, इंटेल है, शेल, एक्सन मोबिल, शेवरॉन, ब्रिटिश पेट्रोलियम, PNG, फिलिप्स एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। वो आप इस ETF में जाकर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया कि पिछले 12 महीनों में इसने 28% मुनाफा दिया। लेकिन पास की परफॉर्मेंस कभी भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि फ़्यूचर में भी ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा, ऐसी ही परफॉर्मेंस आएगी। इसलिए लंबे अरसे में इसको देखना ज़रूरी होता है। और अगर इसकी 10 साल की हिस्ट्री स्टडी की जाए तो उससे पता चलता है कि औसतन सालाना 9% इसने रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। अगर इसकी यील्ड की बात कर ली जाए तो करंट यील्ड इसकी 0.98% है, आप कह लें क्लोज टू 1%। इसका मतलब ये है कि अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर तो सिर्फ कैश डिविडेंड, जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी मद में आप $98 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साल में।
अब बहुत कम लग रहा है लोअर साइड पर S&P 500 की यील्ड से भी नीचे, लेकिन असल जो ग्रोथ है वो आपने देखनी है प्राइस इंक्रीज़ की सूरत में, क्योंकि डिविडेंड तो सिर्फ एक पार्ट है प्रॉफिट का, दूसरा हिस्सा होता है प्राइस इंक्रीज़ का। प्राइस इंक्रीज़ पर अगर नज़र डालें तो अप्रैल 2016 में इसका एक जो शेयर है वो तकरीबन 19 पाउंड का था, और जब लास्ट वीक मार्केट क्लोज़ हुई है तो इसका एक शेयर 48 पाउंड का है। ये तकरीबन 152% इंक्रीज़ है इसके प्राइस में। और अगर इसी अरसे में हम FTSE 100 वाला जो ETF है मेरा, उससे इसको कंपेयर करें तो उसकी प्राइस जो है वो 133% इंक्रीज़ हुई है। यानी कि प्राइस इंक्रीज़ की सूरत में इस ETF ने, यानी जो इस्लामिक ETF है, इसने FTSE 100 वाले ETF से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अब अगर S&P 500 से कंपेयर किया जाए तो उसका मुझे 10 साल का डेटा नहीं मिला लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन के लिए, लेकिन अगर पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए तो S&P 500 वाला जो मेरा ETF है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है तकरीबन 84% 5 साल में, और ये जो इस्लामिक ETF है इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है 60%। और अगर इसके फ़ीस की बात कर ली जाए तो टोटल एक्सपेंस रेशो जो इसके अंदर है वो 0.3% है, विच इज़ कम्पेटिटिव। ये नहीं कह रहा कि बहुत ही लो है, लेकिन अच्छा है फॉर अ शरिया कंप्लाइंट ETF। फिर इसका जो डिविडेंड देने का वो है फ्रीक्वेंसी, साल में 2 मरतबा ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, विच इज़ एन इम्प्रेसिव ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो स्टडी डिविडेंड इनकम या पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं। अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स, अगेन जो पॉजिटिव साइड हैं फॉर मुस्लिम इन्वेस्टर्स हलाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस जो कि ये कह रहे दावा कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर ज़ाहिर बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, सारे ब्लू चिप कंपनीज़ हैं ज़्यादातर, और डाइवर्सिफिकेशन आपको ऑफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के पूरी दुनिया में जो अच्छी कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्टमेंट है। फिर सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इसके अंदर। अगेन कुछ किसी एक सेक्टर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यही कॉन्स हैं। मसला मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा हैविली टिल्टेड है टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल स्टॉक्स, विच मीन्स वेरी क्लोजली टाइड टू द ग्लोबल इकनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर ग्लोबल इकनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो शायद जितना ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में, इनकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आएगा। इसी तरह रीजन वाइज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा जो इसके पास होल्डिंग है वो नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन या जापानीज़ कंपनीज़ की हैं। तो ये 3 रीजन जो हैं, अगर इनमें इकनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एशिया में इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, एक्सक्लूडिंग जापान, तो क्योंकि इसका ज़्यादा जो वेट है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान के अंदर है या यूके के अंदर है। इसके अंदर ज़ाहिर है बैंक्स नहीं है, मतलब फाइनेंशियल जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। तो कभी कभी जब सिक्लिकल आप कह लें कि अपसाइड आती है तो उसके अंदर बूस्ट आता है इन सेक्टर्स के अंदर, वो फिर इसमें आप को बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट है। सो टू समराइज़ द वीडियो, फॉर अ लॉन्ग टर्म शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट विद डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ग्लोबल किस्म का इंडेक्स है तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, इसके अंदर रिस्क स्प्रेड हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन जो बातें मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की है, आपका सारा पैसा डूब सकता है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसलिए स्ट्रैटेजी बेहतर ये होती है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, लंबे अरसे में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब मार्केट चढ़ी हुई हो आप उस वक्त निकल सकें, और वो पैसे इन्वेस्ट करें जो कि आप फंसाना अफोर्ड कर सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपना इमरजेंसी फ़ंड 6-7 महीने का, 8 महीने का, वो पहले जमा करके साइड पे कर लें। उसके ऊपर फिर आप मज़ीद जो पैसे हैं वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ताकि जब मार्केट गिरी हुई हो तो आपको लॉस पे ना निकलना पड़े, आप अपना इमरजेंसी फ़ंड यूज़ कर लें। और इसी तरह से एक और स्ट्रैटेजी है कि जब आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, यानी हर महीने जब आपको सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा उठा के आप इन्वेस्टमेंट कर दें, और जब मार्केट गिरी हुई होती है तो फिर आप वेट नहीं करते एक पर्टिकुलर डे का, बल्कि जब गिरी हुई होती है तो आप डिप्स को बाय करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है और लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अगेन इसको ख़रीदना कैसे है, पास में काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ। वही तरीका है कि सबसे पहले तो आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो ये वाला ETF ऑफ़र कर रहा हो। जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया तो उसके साथ आपने अकाउंट खोलना है। अब डिपेंड करता है आप दुनिया में किस जगह है, पाकिस्तान में, यूके में, अमेरिका में, उस हिसाब से फिर आपने देखना है कौन सा अकाउंट खोलना है। यूके के लिए मैं बार बार कहता हूँ स्टॉक्स एंड शेयर्स ऐसा अकाउंट के ज़रिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक आपका जो प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह यूएस में आयरा अकाउंट है, तो ये चीज़ें देख लें। कोई टैक्स रैपर्स हैं तो उसके ज़रिए अकाउंट खोलें, वरना नॉर्मल अकाउंट खोल लें। और उसके बाद आपने जब ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट खोल लिया, तो फिर आपने इसमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके पैसे डालने और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है। चलें, आई होप दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से पूछ रहे थे कोई इस्लामिक ETF बता दो, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। वैसे गूगल सर्च किया मैंने, मेरे पास देखा कौन से पॉपुलर ETF आ रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह चेक किया। आप लोग भी कर सकते हैं काम, को इतना मुश्किल नहीं है। तो आई होप इट्स हेल्पफुल। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।